नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे मैं सिंधु नदी की विशाल धाराओं के साथ अपनी यात्रा जारी रखता हूँ, चारों ओर का परिदृश्य हर दिन और भी शांत और मनमोहक होता जा रहा है। इस महान नदी के किनारे जो मेरे साथ बह रहे हैं, एक ऐसी सभ्यता की कहानी बयां करते हैं जो प्रकृति के साथ अपने निकट संबंधों के कारण फली फूली। आज जब नदी की धारा मुझे आगे ले जा रही है, मैं सिंधु घाटी सभ्यता के मूल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, कृषि। यह न केवल उनकी अर्थव्यवस्था की नींव थी, बल्कि उनके समाज की रीढ़ भी थी, जिसने इस उन्नत सभ्यता को हजारों वर्षों तक पनपने में सक्षम बनाया। सिंधु नदी के किनारे फैली उपजाऊ भूमि यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी थी। नदी ने सिंचाई के लिए जल प्रदान किया, जिससे फसलों की वृद्धि के लिए आदर्श परिस्थितियां बनी। जैसे मैं इस नदी पर धीरे धीरे तैर रहा हूँ, मैं सिंधु घाटी के लोगों की कल्पना करता हूँ। किसान, मजदूर और परिवार जो प्रकृति की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए निरंतर मेहनत करते थे। उन्होंने नदी की लय और बदलते मौसमों को समझा और अपने तकनीकों को इस भूमि के अनुकूल बना लिया जिस पर वे रहते थे। कृषि सिंधु घाटी के लोगों के दैनिक जीवन का केंद्र थी। ये सिर्फ भोजन उत्पादन का साधन नहीं था, बल्कि एक स्थिर समाज बनाने का जरिया था। उन्होंने विभिन्न फसलों की खेती की, जिनमें गेहूं, जौ, मटर, मसूर और यहाँ तक कि कपास की शुरुआती किस्में शामिल थीं। ये प्रमुख फसलें न केवल पोषण प्रदान करती थीं, बल्कि कपास ने लोगों को वस्त्र बुनने की सुविधा भी दी, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी योगदान हुआ। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि जब मैं इस नदी पर तैर रहा हूँ, तो वही जल जिसने अतीत में फसलों को पोषण दिया, आज भी बह रहा है और इस प्राचीन सभ्यता की यादों को जीवित रखे हुए है। सिंधु घाटी के किसानों की कुशलता उनके उन्नत सिंचाई तंत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उन्होंने नहरों और तटबंधों का निर्माण किया ताकि नदी की बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके और उनके खेतों तक पानी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। सिंधु नदी एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हो सकती थी। मानसून के मौसम में इसकी जलधारा भूमि को बाढ़ में डुबो सकती थी, लेकिन किसानों ने पानी को सही दिशा में मोड़ने और अपने फसलों को संरक्षित करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। इस जल प्रबंधन का ज्ञान उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण था और इसने सभ्यता को समृद्धि प्रदान की। सिंधु घाटी के लोग केवल कुशल किसान ही नहीं थे, वे आविष्कारक भी थे। उन्होंने अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपकरणों और तकनीकों का विकास किया। हल का उपयोग उदाहरण के लिए मिट्टी को जोतने के लिए किया जाता था, जिससे बीज बोने और फसल उगाने में आसानी होती थी। जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले हल, संभवतः बैलों द्वारा, इस बात का संकेत देते हैं कि उन्हें पशुपालन की गहरी समझ थी और वे कृषि दक्षता को सुधारने के लिए जानवरों का उपयोग करना जानते थे। मेरे डोंगे के नीचे नदी की कोमल धारा मानो उस धरती की स्मूथनेस की गूंज कर रही है जिसे उन्होंने इतनी बारीकी से जोता होगा। लेकिन कृषि केवल भोजन तक सीमित नहीं थी, यह पूरी सभ्यता को बनाए रखने का जरिया थी। किसानों द्वारा उगाई गई अतिरिक्त फसलें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों की जनसंख्या को खिलाती थीं। इसने शहरी केंद्रों को उभरने में मदद की, जहां कारीगर, व्यापारी और व्यापारी फल फूल सकते थे। ये शहर केवल घरों का समूह नहीं थे, ये संगठित, संरचित वातावरण थे जहां हर चीज कृषि पर निर्भर थी। इस सभ्यता की जटिल संगठन प्रणालियों के प्रमाण हैं कि वे अपने शहरों के साथ साथ उनके विशाल बुनियादी ढांचे को कैसे बनाए रखते थे। यह देखना दिलचस्प है कि कृषि सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, यह सिंधु घाटी के लोगों के जीवन के हर पहलू में शामिल थी। इसने उनके त्योहारों, उनकी दिनचर्या और यहाँ तक कि उनके आध्यात्मिक विश्वासों को भी आकार दिया। प्रकृति, नदी और मौसम के चक्रों के साथ उनका निकट संबंध उनके विश्व दृष्टिकोण की नींव थी। खाद्य प्रचुरता ने लोगों को अन्य कामों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। शिल्प कौशल, व्यापार और यहाँ तक कि शासन, बिना कृषि के यह सभ्यता अपने शहरों या अपने अद्भुत बुनियादी ढांचे को बनाए नहीं रख पाती। कृषि ने समाज की व्यापार में भागीदारी की क्षमता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतिरिक्त अनाज, दालें और कपास अन्य क्षेत्रों में निर्यात किए जाते थे, जिससे सिंधु घाटी न केवल आत्मनिर्भर समाज थी, बल्कि प्राचीन व्यापार नेटवर्क का एक समृद्ध हिस्सा भी थी। इस प्रकार किसान आर्थिक प्रणाली के केंद्र में थे और पूरी सभ्यता की वृद्धि और समृद्धि में योगदान कर रहे थे। उनके द्वारा उगाई गई कपास विशेष रूप से मूल्यवान थी और इसे मेसोपोटामिया जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार में शामिल किया जाता था। इससे सिंधु घाटी के लोगों को दूरस्थ सभ्यताओं के साथ सामग्री वस्तुओं के अलावा
विचारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से संबंध बनाने का अवसर मिला। जैसे मैं अपने डोंगे में बैठकर इस नदी के साथ तैर रहा हूँ, मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूँ कि कैसे कृष्ण ने सिंधु घाटी के इतिहास को आकार दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित होने वाला कृषि ज्ञान केवल एक व्यावहारिक कौशल नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका था, पहचान का स्रोत था और इस सभ्यता की दीर्घायु की कुंजी था। कृषि से मिली समृद्धि ने लोगों को शहरी योजना, कला, व्यापार और यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। अगले एपिसोड में हम इस प्राचीन समाज में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैंने अपनी यात्रा के दौरान सोचा है कि इस सभ्यता में महिलाओं की भूमिका क्या रही होगी, जो प्रकृति और कृषि के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी। क्या वे दैनिक कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं? क्या वे घर की देखभाल, व्यापार प्रबंधन और समुदाय की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं? जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे, मैं इस प्राचीन दुनिया में महिलाओं के महत्व और उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं की खोज के लिए उत्सुक हूँ। जैसे ही सूरज क्षितिज पर ढलने लगता है, नदी की सतह झिलमिलाती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे जल की धारा में अतीत की गूंज सुनाई दे रही हो। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत कृषि पद्धतियों के साथ इस महान नदी की नींव पर खड़ी थी। यहाँ रहने वाले लोग अपनी भूमि को समझते थे, उसकी लय का सम्मान करते थे और समाज की भलाई के लिए इसके संसाधनों का दोहन करते थे।